शेयर हो रही है आपको? जी मैम। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। कल थे आप क्लास में? जी था। कल क्या पढ़ा था आपने? जल्दी जल्दी बताओ। पेजेस पेजेस के बाद पेजेस कर रहे हैं। मैम आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है। मैंने क्या पूछा आपसे? तो कल क्या पढ़ा था? वाइट ब्लड सेल WBC। WBC पढ़े थे। व्हाइट ब्लड सेल किस में पढ़े थे? जी मैम। किस में पढ़े थे हम? 1 मिनट मैम, मुझे रजिस्टर खोलने दे 1 मिनट, मैं आपको बताता हूँ। तो आपने रिवाइज नहीं किया था दोबारा? हम जो यहाँ पे इतनी मुश्किल से आप लोगों की क्लासेस अरेंज कर रहे हैं, तो आप लोग कम से कम थोड़ा पढ़े तो सही। इस तरह तो आप फन के लिए क्लासेस लेते हैं, कोई फायदा ना हुआ आपका क्लासेस देने का। मैम मेरा सिग्नल का मसला आ रहा है, आवाज की समझ नहीं आ रही बिल्कुल। अब आ रही है? हेलो। माइक बंद करें आप। माइक बंद करें। ये आज माइक बंद विटामिन के पर कर। विटामिन के पढ़ने, ठीक है। माइक बंद कर दे सब, सारे माइक बंद कर दे। यस ठीक है। आज जो है हमने विटामिन के पढ़ लिया था मेरा ख्याल में, आपको याद हो तो। विटामिन के भी पढ़ लिया है, विटामिन ई भी पढ़ लिया है हमने। वाटर सॉल्युबल विटामिन, हम विटामिन सी पढ़ रहे थे कल। विटामिन सी का मैंने आपको बताया था कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो ये क्या होगा, इनका जो है टॉक्सिसिटी लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, पोलर फॉर्म में होते हैं। तो पोलर फॉर्म में जो भी कंपाउंड होगा वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सकता है। तो अगर ज्यादा अमाउंट हो भी जाए इसकी बॉडी में, तो उससे आपको कोई टॉक्सिसिटी नहीं होगी, ठीक है। लीथल इफेक्ट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो विटामिन सी, ये देखें स्लाइड शेयर हो रही है, दिख रही है सबको? यस मैम। कल हमने विटामिन सी के बारे में पढ़ा था, और ये आपको बताया था कि इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। उसके सोर्सेज पढ़े, रिकमेंडेड डेली अलाउंस पढ़ा, ये सारा मैंने आपको बताया था कि इनको हाईलाइट करते जाएं, क्योंकि आपके एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत अहम होते हैं। फिर हमने इसके फंक्शन पढ़े थे, ठीक है। हेल्प इन कोलेजन सिंथेसिस, कोलेजन क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है और मेन कंपोनेंट है कनेक्टिव टिश्यूज का। फिर डिग्रेडेशन ऑफ टायरोसिन, फिर इसकी मैंने आपको डिटेल बताई थी कि टायरोसिन क्या होता है, और टायरोसिन जो है हमारे पास प्रिकर्सर करता है हार्मोन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन की फॉर्मेशन में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि विटामिन सी हेल्प करता है किस तरह ब्लड से आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है। एड्रेनलिन सिंथेसिस में इसका अहम रोल है। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। बाइल साल्ट फॉर्मेशन जो कि रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट फैट की डाइजेशन में, उसकी फॉर्मेशन में भी विटामिन सी बहुत अहम रोल प्ले करता है, ठीक हो गया। फिर हमने पढ़ा था WBC, ये जो अभी एक स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम हमने जो है कल WBC का टॉपिक पढ़ा है। तो वो एक फंक्शन था। उसामा अपना बंद करे माइक, शाबाश, माइक अपना बंद कर दे। RBCs मैचुरेशन, ये भी हमने कल पढ़ा था, ठीक हो गया। उसके अलावा डेफिशिएंसीज मैंने आपको बताई थी कि विटामिन सी की कमी की वजह से आपको एनीमिया हो जाता है, ठीक है। एनीमिया क्या होता है, आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। और साथ में आपको एक नॉर्मल मैंने वैल्यूज भी बताई थी कि 15 ग्राम हेमोग्लोबिन, 100 ml जो ब्लड होता है उसके अंदर 15 ग्राम हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और 1 ग्राम हेमोग्लोबिन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि 1.34 ml ब्लड को वो कैरी कर सकता है। और फिर ये भी हमने पढ़ा था कि अगर जॉइंट की डेफिशिएंसी होगी विटामिन सी की, तो उससे जॉइंट्स के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। वुंड हीलिंग, ठीक है, आपका जो जख्म है वो मुश्किल से बढ़ता है। ये कल हमने पढ़ा है, मैं कल वाला रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, इसको नोट ना करें, कल वाला है। फिर मैंने आपको कहा था स्कर्वे, ये जो है डिजीज क्या होती है, ये गम्स की डिजीज होती है। और इससे जो है गम, अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो आपके गम, मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अगर गम गम जो है आपके, ठीक है, स्कर्वे डिजीज जो है ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और इसमें क्या होता है, आपके जो कोलेजन है, कोलेजन जो है आपके मसूड़ों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
उनको मजबूती देते हैं। अब कोलेजन की डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन सी से, कोलेजन कम होता है तो आपके मसूड़े जो हैं वो कमजोर हो जाते हैं, और वो जब आप ब्रश करते हो तो वो मसूड़ों से खून आता है, वो वीकनेस की वजह से आता है। तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, स्कर्वे कहते हैं। और ये किसकी वजह से होती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और मैंने आपको कहा था ये हाईलाइट करें आपके हर पेपर के अंदर, जो है ये एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से स्कर्वे डिजीज होती है, तो आप क्या लिखोगे, विटामिन सी की वजह से। ठीक है, विटामिन सी। आज हमने पढ़ना है, स्टार्ट करना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास विटामिन जो है डिफरेंट टाइप के विटामिन बी आ जाते हैं। उसमें विटामिन बी वन थायामीन है, राइबोफ्लेविन है, विटामिन बी टू भी उसे कहते हैं। ठीक है, नियासिन है, निकोटिनिक एसिड। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। ठीक है, नियासिन जो है निकोटिनिक एसिड, ये भी विटामिन बी है। पेंटोथेनिक एसिड विटामिन बी 5 है। पायरोडॉक्सिन ये विटामिन बी 6 है। बियोटिन जो है इसको हम विटामिन एच भी कहते हैं, विटामिन बी 7 भी कहते हैं, या विटामिन बी 8 भी कहते हैं। ठीक है, बियोटिन इसको लिख लें बियोटिन के साथ। ये आपकी जो है बुक में इंक्लूडेड नहीं थी, ये चीज आपके एमसीक्यूज में आ सकती है कि विटामिन बियोटिन को विटामिन एच भी कहा जाता है, विटामिन बी 7 भी कहा जाता है, विटामिन बी 8 भी कहा जाता है। और हमारे पास फिर एंड पे है विटामिन बी 12 जिसको हम कोबालामीन भी कहते हैं, और फोलिक एसिड। ये सारे जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेज है। ठीक है, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हमारे पास कितने किस्म के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 किस्म के हमारे पास जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी वन को थायमीन कहते हैं, राइबोफ्लेविन है, इसको हम विटामिन बी टू भी कहते हैं, नियासिन है, निकोटिनिक एसिड है, पेंटोथेनिक एसिड है, पायरोडॉक्सिन है, बियोटिन है, विटामिन बी 12 है। ठीक है, और फोलिक एसिड है। अच्छा, अब विटामिन बी वन है क्या, इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और सोर्सेस क्या है आपको, एग, लीवर, डिफरेंट सीड्स और वीट से मिलता है। सोर्सेज आपके पास क्या आ जाती है, ठीक है, एग है, लीवर है, सीड्स है और मीट है। रिकमेंडेड डेली अलाउंस क्या होगा, डेली आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है विटामिन बी वन की बॉडी में। तो इन्फेंट्स को जो है 0.5 माइक्रोग्राम रिक्वायर्ड होता है शीरख्वार बच्चों को, और जबकि चिल्ड्रंस को अबाव 1 ईयर जो होते हैं बच्चे, अबाव 1 ईयर टू 14 ईयर तक चिल्ड्रन, उनमें कितना होता है, 1.0 मिलीग्राम रिक्वायर्ड होता है। अडल्ट के अंदर 1.1 टू 1.5 मिलीग्राम जो है विटामिन बी वन की क्या है, रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। इसको हम रिकमेंडेड डेली अलाउंस कहते हैं कि आपको दिन में कितनी मिकदार जो है विटामिन बी वन की बॉडी को जरूरत है। ठीक है, अगर उससे कम हो जाएगी तो डेफिशिएंसी कहलाएगी, अगर उससे ज्यादा हो जाएगी तो टॉक्सिसिटी कहलाती है। ठीक है, लेकिन जो हमने पढ़ा है वाटर सॉल्युबल विटामिन जितने भी हैं, अगर इनकी मिकदार बॉडी में ज्यादा हो जाए तो एक्सेसिव अमाउंट जो है आपकी बॉडी से फौरन जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है, तो इसकी टॉक्सिसिटी नहीं होती। जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन जितने भी हैं, अगर इनकी अमाउंट ज्यादा हो जाए तो फिर टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ सकता है। ठीक हो गया, अब हमने पढ़ने हैं इनके फंक्शंस। नजर आ रहा है सबको, फंक्शंस पढ़ने हैं विटामिन बी वन के। ठीक है, फंक्शंस क्या है, इट एक्ट एज अ कोएंजाइम। कोएंजाइम कहते हैं जब एंजाइम के साथ नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जब बॉन्ड बनाता है तो वो क्या बन जाता है, कोएंजाइम बन जाता है। और ये हेल्प करता है आपके मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है या मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये किसके तौर पे एक्ट करता है, कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है, और हेल्प करता है कि आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म का जो रेट है उसको मेंटेन करे। तो इट एक्ट एज अ कोएंजाइम, किसकी बात हो रही है, विटामिन बी वन की बात हो रही है कि कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, और फिर आपकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रेट है उसको इन्हांस करता है, रेगुलेट करता है, या क्या कहेंगे हम उसको, मेंटेन करता है। अच्छा, हमारे पास जो विटामिन बी वन होता है वो पहले क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, जब आप लेते हो ना, डाइट के थ्रू लेते हो, आपने एग के थ्रू लिया, ठीक है, आपने वीट के थ्रू लिया, तो विटामिन बी वन क्या होगा, पहले जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा। ठीक है, जब आप कंज्यूम करोगे
फिर वो क्या है कि एक्टिव फॉर्म में एक्टिवेशन उसकी पहले होगी और फिर वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कंज्यूम होता है। अब इसकी एक्टिवेशन किस तरह होती है, नीचे देखें एक स्लाइड शेयर हो रही है, उसके ऊपर पूरे रिएक्शन लिखे हुए हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। नजर आ रही है ना स्लाइड? जी मैम। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है एक्टिवेशन ऑफ थायामीन, एक्टिवेशन ऑफ थायामीन। ठीक हो गया? थायामीन क्या है? विटामिन B1 है। ये किस तरह एक्टिवेशन इसकी होगी कि थायामीन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपीज, एटीपीज एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एनर्जी पैकेट्स होते हैं, उसकी प्रेजेंस में क्या होगा कि थायामीन जो है एटीपीज उसमें से एक फास्फेट ग्रुप निकलेगा। यहाँ पे एरो ऊपर छोटा सा शो हुआ एरो दिख रहा है, एटीपीज उसके साथ छोटा सा एरो, फिर पीपीआई लिखा हुआ है। नजर आ रहा है रिएक्शन पूरा आपको एरो हेड के जी ऊपर देखें? ठीक है, ये जो है ये क्या है, एटीपी से जब एक फास्फेट ग्रुप रिलीज होगा, ये जो फास्फेट ग्रुप होगा पीपीआई जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये इसका कलर भी चेंज कर देती हूँ। ठीक है, अब नजर आ रहा है? ठीक है, ये जो फास्फेट ग्रुप है एटीपी से जब ये रिलीज होगा फास्फेट ग्रुप, ये थायमीन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, थायमीन के साथ जैसे भी अब ये सेल के अंदर हो रहा है रिएक्शन, ठीक है, वहां से एटीपीज जितने भी निकल रहे हैं सेल से, वो थायमीन के साथ क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, फास्फेट ग्रुप आकर उसके साथ अटैच हो रहा है। और हमारा जो इनएक्टिव फॉर्म में पहले था थायामीन, जो कि हमारी बॉडी के अंदर अभी उसका कोई यूजफुल इफेक्ट नहीं था, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और हमारे पास क्या बन जाता है, थायामीन पायरोफॉस्फेट। क्या बन जाता है, थायामीन पायरोफॉस्फेट, जिसको टीटीपीपी भी कहते हैं। इसको भी रेड कर देती हूँ, ये देखें। ठीक है, अब नजर आ रहा है, थायामीन इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपीज, एटीपी से जब एक फास्फेट ग्रुप रिलीज होगा, ये देखें एटीपी को हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, 3 फास्फेट ग्रुप इसके ऊपर एनर्जी पैकेट के ऊपर अटैच होते हैं। एक फास्फेट ग्रुप उससे रिलीज हुआ, थायामीन के साथ आकर वो अटैच हुआ और हमारे पास बन जाएगा थायामीन पायरोफॉस्फेट टीपीपी। ठीक है, और ये जो टीपीपी है ये एक्ट एज अ कोएंजाइम फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कौन से होते हैं, ये आपने 9-10 में पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, एक देता है। ठीक है, उनमें से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा, वो कंपाउंड, वो कंपोनेंट, वो एलिमेंट, हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में बात करेंगे, वो कंपाउंड होगा रिड्यूसिंग एजेंट जो कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, और इट सेल्फ खुद उसको हम कहेंगे ये ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, वो जो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस कंपाउंड से और इट सेल्फ रिड्यूस हो जाएगा, ये फिर हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पायरुएट, ठीक है, पायरुएट देखें, पायरुएट लिखा हुआ है। ठीक हो गया, पायरुएट, ये इसको रेड कर देती हूँ। ठीक है, पायरुएट ये कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। फिर नीचे लिखा हुआ है एक स्टेप अल्फा कीटोग्लूटरेट। ठीक है, ये इसको भी रेड कर देती हूँ, अल्फा कीटोग्लूटरेट। ठीक है, ये सुसिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है। ये नाम आपको जरा मुश्किल लग रहे होंगे, बस आप इतना याद रखें कि ये जो स्टेप्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जब आपका कार्बोहाइड्रेट के ऊपर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है उनका, तो पायरुएट को एसिटाइल को ए में कन्वर्ट करना, ये स्टेप्स है उसके अंदर। और अल्फा कीटोग्लूटरेट को सुसिनाइल को ए में, और उससे जो एटीपीज जनरेट होते हैं, फिर वो आपके सेलुलर फंक्शन में जो है हेल्प कर रहे होते हैं। और वो किसकी वजह से ये स्टेप प्रोसीड होते हैं, वो इसी थायामीन पायरोफॉस्फेट से होते हैं, टीटीपीपी से होते हैं। अगर आपके पास क्या होगा, थायामीन की डेफिशिएंसी होगी, तो आपका जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म उसमें क्या हो जाएगी, इम्पेयरमेंट हो जाएगी, वो सही से नहीं होगा। जब आपके पास वो इनिशियल स्टेप्स ही नहीं बनेंगे तो कहाँ से एनर्जी जनरेट होगी और कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, तो थायामीन जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है आपकी जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन है उनको इन्हांस करने में, उनको स्टिमुलेट करने में। ठीक हो गया, ये फिर से बता देती हूँ एक्टिवेशन ऑफ थायामीन। देखें, एक्टिवेशन ऑफ थायामीन क्या होती है कि ये पहले जो थायामीन है इसको कन्वर्ट होना चाहिए एक्टिव फॉर्म में।
एक्टिव फॉर्म इसकी कौन सी है? थायामीन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, इसकी एक्टिव फॉर्म कौन सी है? थायामीन, ये वाली पायरोफॉस्फेट TTPP। ठीक हो गया, ये जो है हमारे पास थायामीन की एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, ये कब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा? जब ATP से एक फास्फेट ग्रुप निकलेगा, PPI, ये फास्फेट ग्रुप निकलेगा और ये आकर अटैच हो जाएगा थायमीन के साथ। ये जैसे अटैच होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा TPP में। समझ आ रही है अब? ठीक हो गया। अब ये जो TPP है ये क्या काम करता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हेल्प करता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हेल्प करता है। आपको मैंने बताया ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है कि एक रिएक्शन जब हो रहा होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होता है, ठीक है, दूसरा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो ले रहा होता है, या हम यहाँ पे कहेंगे ATPs जो है उनकी जो है ADP में कन्वर्ट हो रहे हैं, ATP ADP में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और उनसे जो है हमारे पास न्यू कंपोनेंट बन रहा होता है। ठीक है, जैसे पायरुवेट जो है वो एसिटाइल को A में उस वक्त कन्वर्ट होगा जब हमारे पास ATPs की कंजम्पशन होगी। ठीक है, या जो है हम ये कह दें एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, इसने एक्सेप्ट किया और ये एसिटाइल को ए बन गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, और अल्फा ग्लूटारेट इसको भी सुसिनाइल ए में कन्वर्ट होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है या एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत है, तो उसमें जो है इनको हेल्प कौन करेगा? वो यही थायामीन पायरोफॉस्फेट करेगा। ठीक है, अगर थायामीन पायरोफॉस्फेट नहीं होगा तो जो है आपके रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएंगे? उनमें इंपेयरमेंट हो जाएगी और आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है, जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाएगा? अफेक्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, समझ आ गई है यहाँ तक? समझ आ गई है यहाँ तक? कोई बता दे जिसको समझ ना आई हो। जी मैम आ गई, इस जगह तक थोड़ा मुश्किल वो ज्यादा है। थोड़ा बस ये आप पढ़ेंगे, ये सारा आपकी बुक से मैंने लिया है, कोई खुद से नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है जी कि आप वो देख रहे हाँ आप बुक में देखें आपको यही चीज मिलेगी ताकि आप पढ़े तो आपको आसानी हो। हैं। जी मैम, ठीक है, मुश्किल बहुत ज्यादा थोड़ा। नहीं है इतना मुश्किल। आप लोग असल में ना लेक्चर सुन के उसके बाद ना सोचते नहीं हो कि इसको रिवाइज करना है। जब आप रिवाइज नहीं करोगे तो वो तो आपको चीज मुश्किल लगेगी। ठीक है, आज आप ये वाला जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है कोशिश करें इसको जो है रिवाइज करें, ना समझ आए फिर मुझसे कल पूछें। ठीक है मैम। जितनी दफा पूछेंगे मैं आपको बताऊंगी। हमें तो अच्छा लगता है कि आप लोग कुछ पढ़ते हैं और पूछते हैं, लेकिन आप लोग तो कुछ पूछते ही नहीं है। हमें तो समझ आए ना कि हम जो इतना गला सुखा रहे हैं आप लोगों को समझ तो आ रही है, दूसरे दिन पूछो तो आपको कुछ भी नहीं आता। एटलीस्ट अगर 3-4 स्टूडेंट भी क्लास ले रहे हैं और वो क्लास के अंदर अटेंटिव हैं और कुछ ना कुछ रिस्पांस कर रहे हैं तो ये भी हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ठीक है, जी मैम। कोशिश किया करें, ठीक। थोड़ा बहुत पढ़ा करें साथ साथ। और ठीक है मैम फंक्शन इंशाल्लाह। अब देखिए विटामिन B1 के, एक फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है उनमें बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, जो हमारे पास अल्फा कीटो ग्लूटारेट है उसको सुसिनाइल में कन्वर्ट करने में अहम रोल प्ले करता है। उसके अलावा इसके फंक्शन क्या है? एक तो आपके नर्वस सिस्टम, ठीक है, उसकी कंपोजिशन में ये अहम रोल प्ले करता है। नर्वस सिस्टम की कंपोजिशन में आपका जो CNS है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर क्या, उसको हम क्या कहते हैं? ये वही नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, CNS की कंपोजिशन में CNS, उसके अंदर जो हम न्यूरॉन्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, उसकी कंपोजिशन में भी इनका बहुत अहम रोल है। ठीक हो गया। बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड रिएक्शन, जितने भी लिपिड रिएक्शन हो रहे हैं उनकी फॉर्मेशन में भी विटामिन B1 का बहुत अहम रोल है। उसके अलावा आयन चैनल, जितने भी आयन गेटेड चैनल होते हैं, अब ये आयन चैनल्स क्या होते हैं? ये कहाँ पे होते हैं? आपके सेल सरफेसेस के ऊपर होते हैं। ठीक है, आयन चैनल कहाँ पे होती हैं? आपकी सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर चैनल्स लगे हुए होते हैं और इनका काम क्या होता है? ये आयंस को सेल मेम्ब्रेन से इनर इनसाइड द सेल जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं या सेल से बाहर की तरफ लेके जाते हैं आयन चैनल्स।
ठीक हो गया। जिस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ आ जाएगा, कैल्शियम गेटेड चैनल्स हमारी बॉडी में है, ठीक है, चैनल्स, सोडियम गेटेड चैनल्स, ठीक हो गया, ईटीसी। जो है चैनल्स कहाँ पे होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर हैं, सोडियम गेटेड चैनल, कैल्शियम गेटेड चैनल्स, और इन चैनल्स के ऊपर, ठीक है, ये किसी दिन फिर क्लास में भी आपको समझा दूंगी या डायग्रामेटिकली कोशिश करूंगी कल आपको उससे भी समझा दूं। अब इन चैनल्स का काम क्या होता है, कैल्शियम चैनल आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर भी होते हैं, आपके हार्ट के अंदर भी होते हैं, और इनका रोल क्या होता है, जब भी ये कैल्शियम अपने गेट के थ्रू सेल के अंदर जाता है तो इसका काम क्या होता है, ये कंट्रैक्शन करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। सोडियम गेटेड चैनल क्या है, एक्शन पोटेंशियल में अहम रोल प्ले करते हैं। सोडियम इन पोटाशियम आउट, ठीक है, सोडियम इन जो है पॉजिटिव जो होगा वो बाहर की तरफ होता है, नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बस वो बहुत डिटेल हो जाती है। आप इतना याद रखें कि आयन चैनल जितने भी हैं उसकी रेगुलेशन में विटामिन B1 का बहुत अहम रोल है। आपके CNS में न्यूरॉन्स की कंपोजिशन, नर्वस सिस्टम की कंपोजिशन की किस किस जो वो बना हुआ है उसका जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है उसमें विटामिन B1 का बहुत अहम रोल है। लिपिड की रिएक्शन की बायोसिंथेसिस में भी इसका बहुत अहम रोल है, और आयंस की रेगुलेशन में भी विटामिन B1 का बहुत, आयन चैनल्स की रेगुलेशन में बहुत अहम रोल है, ठीक है। अब एक और मैम रेगुलेशन जी मींस कहते हैं मेंटेन करना, ठीक है, बरकरार रखना उसकी स्ट्रक्चर कंपोजिशन को किसी भी कंपाउंड की, ठीक है। सेल के ऊपर पड़े ठीक आयंस, आयंस का काम है कैल्शियम को अंदर करना, सोडियम को बाहर करना, ये वो उनका एक अपना नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर जो है वो मेंटेनेंस रखना कि आपका जो है चैनल जो है डिस्टर्ब ना हो जाए, उसको हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ चैनल, ठीक है, मेंटेन रखना, ठीक उसका जो है पोस्चर को बरकरार रखना, ठीक है। उसमें जो मेन रोल होता है वो विटामिन B1 का होता है। ठीक है मैम, समझ गया। अब डेफिशिएंसी पढ़ते हैं, डेफिशिएंसी क्या होती है, और ये पहली पहली जो डेफिशिएंसी लिखी हुई है बेरी बेरी डिजीज, ठीक हो गया, बेरी बेरी डिजीज। इसमें जो है फॉर्मेट अगर मैं चेंज करूं तो पता नहीं ये कलर ही चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये बेरी बेरी डिजीज जो लिखी हुई है इसको हाईलाइट करें बुक्स के अंदर जल्दी, ठीक है, जैसे मैंने आपको सर्वे कराई इसमें बेरी बेरी करें। हर पेपर में ये सवाल भी रिपीट हुआ पड़ा है कि कौन सा विटामिन B1 है जिसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होती है। बेरी बेरी डिजीज किसकी विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? विटामिन बी, विटामिन बी कौन सा? बी कम्प्लेक्स मैम, है विटामिन बी कम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सा विटामिन पढ़ रहे हैं हम? विटामिन B1। हाँ शाबाश, विटामिन B1, ठीक है। जी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से जो है वो बेरी बेरी डिजीज होती है, ठीक है। आपके ठीक है पास मैम। तो विटामिन B12 लिखा होगा, विटामिन B6 लिखा होगा, तो आपने फौरन जो विटामिन बी आपका जो है विटामिन B1 है उसके ऊपर आपने टिक करना है, ठीक है। अब बेरी बेरी डिजीज जो है ये बच्चों में भी होती है और बड़ों में भी होती है, ठीक है। अब जब बच्चों में होगी तो क्या सिम्टम्स हैं? वॉमिटिंग होगी, आना, उल्टी आना, ठीक है। आपके मसल्स की इनवॉल्यूंटरी कंट्रैक्शन होना, इनवॉल्यूंटरी कंट्रैक्शन कहते हैं इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री स्पेलिंग ठीक लिखे हुए हैं, हाँ इनवॉलेंट्री, ठीक हो गया। इनवॉलेंट्री, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ये, ठीक है। इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन वो होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन या इनवॉल्यूंटरी हम कहेंगे फंक्शन वो होगा जो आपकी व्हील के अंदर नहीं होता, ठीक है। किस तरह हार्ट का बीट करना आप रोक सकते हो? नहीं रोक सकते ना, वो इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन है। आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये आपका CNS का एक सिस्टम होता है जहाँ पर इनके सेंटर पड़े हुए होते हैं, वो आपकी बॉडी की इनवॉल्यूंटरी रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मेडुला ऑब्लिगेंडा जो है ये क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, ठीक है। मेडुला, मेरी बात सुने, बुक बुक की तरफ ना देखें उसामा, ठीक है।
मैं आपको इनवॉल्यूंटरी रिएक्शंस और वॉल्यूंटरी रिएक्शन इन दोनों के अंदर फर्क बता देती हूँ। इनवॉल्यूंटरी वो होते हैं रिएक्शन जो आपकी व्हील के अंदर हो, फंक्शंस। इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस वो होंगे जो आपकी व्हील के अंदर हो, यानी कि आपका चलना, आपका बैठना, ये आपकी व्हील के अंदर है। आपका जब दिल कहे आप उठ के चल पड़ो फिर बैठ जाओ, ठीक है ना, इस तरह, ठीक है। जी मैम। आंखों झपकना भी आपकी व्हील के अंदर है, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये जी वो मैम। रिएक्शन है जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हो आपकी बॉडी के, आपकी व्हील के अंदर है। इनवॉल्यूंटरी क्या होते हैं? फंक्शंस वो होते हैं जो कि आप, जिनके सेंटर्स आपकी ब्रेन के अंदर पड़े हुए हैं, और वो फंक्शन जो है, जिस तरह आपके मसल का रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, ये आप खुद नहीं कर सकते। आपका हार्ट का बीट होना, आपका हार्ट जो है बीट कर रहा है, और 72 बीट्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 72 दफा जो है वो क्या कर रहा है, बीट कर रहा है, ठीक है। तो ये बीटिंग आप, ठीक है, ब्लोटिंग, आपका जो स्टमक है उसके अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है, या डाइजेशन का फिनोमेना, ये इनवॉल्यूंटरी रिएक्शंस है। रिस्पिरेटरी रेट, गैसेस का डिफ्यूजन, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ठीक है। ये सेंटर आपके कहाँ पे पड़े हुए हैं? ब्रेन के अंदर, मेडुला ऑब्लिगेंडा के अंदर फॉर एग्जांपल पड़े हुए हैं। आपका स्वाल्विंग रेट, आप खाने को निकल रहे हो, ये क्या होते हैं? इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस होते हैं। तो क्या होता है, वो तो मैंने आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी बता दी, लेकिन सिम्टम्स क्या होंगे बेरी बेरी डिजीज के? बेरी बेरी डिजीज जब बच्चों में होती है तो वोमिटिंग आएगी, इनवॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, आपके मसल्स जो है इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल हो रहे होंगे, इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, ठीक है, हाथों के, पैरों के, और आपको समझ नहीं आ रही होगी कि किस वजह से हो रही है। आपकी इरेगुलर हार्ट रेट होगा। जी जी, कौन है? मैम करके चुप हो गए हैं, कौन है? अच्छा, वॉमिटिंग, इनवॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन आपकी, ठीक है, और आपकी हार्ट बीट जो है वो भी इरेगुलर होगी। ये सिम्टम्स किन में है? बच्चों के अंदर है, ठीक है। इनको भी हाईलाइट कर दें। बच्चों के अंदर जब डेफिशिएंसी होगी विटामिन B1 की, तो डिजीज को हम कहेंगे बेरी बेरी। तो उस डिजीज की वजह से वॉमिटिंग होगी, इनवॉल्यूंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगी, और इरेगुलर हार्ट बीट होगी। इरेगुलर हार्ट बीट, इरेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट लिखे हैं, हो गया। दूसरा है सिम्टम्स इन एडल्ट। बड़ों के अंदर कौन से सिम्टम्स होंगे? सिम्टम्स इन एडल्ट, तो उसमें होगा इरिटेबिलिटी, पहला लिखा हुआ है इरिटेबिलिटी, कहते हैं चिड़चिड़ापन, ठीक है, बात बात पे गुस्सा आ जाएगा। अभी आपको गुस्सा आ जाए कि मैम क्या बोल रही है, मैं तो बंद करके जा रहा हूँ, है, ये इरिटेबिलिटी है, चिड़चिड़ापन है। अम्मी अम्मी ने खाने में आज क्या बनाया है? दाल बनाई है, प्लेट नीचे गिर गई है, मैं तो नहीं खाता भाई, ठीक है। ये मूड स्विंग्स होते हैं। इरिटेबिलिटी चिड़चिड़ापन कहते हैं, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन आ जाएगा, ड्राइनेस ऑफ, लॉस ऑफ मेमोरी है, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी है, यहाँ पे गलत लिखा होगा, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जब याददाश्त कमजोर हो जाएगी, चिड़चिड़ापन होगा, अक्सर चीजें रख के भूल जाते हैं हम, होता है, सबके साथ होता है ना, कहीं ना कहीं हद तक चीजें भूल जाती हैं। तो ये क्या है, हम मेमोरी लैप्सेस की तरफ जा रहे होते हैं, और ये किस वजह से होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 भी हो सकते हैं, इम्पेयर्ड थिंकिंग, ठीक है। आप कंफ्यूज हैं, आपकी थिंकिंग जो है पैटर्न वो इम्पेयर है, एबनॉर्मल है, ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये बड़ों के अंदर सिम्टम्स हैं, इम्पेयर थिंकिंग होगी, लॉस ऑफ मेमोरी होगी, ड्राइनेस ऑफ स्किन, ठीक है, ड्राइनेस ऑफ स्किन नहीं लिखा हुआ वो भी लिख लें, ड्राइनेस ऑफ स्किन, स्किन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है कि आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, इट बेरी बेरी होने की वजह से बड़ों में क्या होती है कि स्किन भी इनकी ड्राई हो जाती है, ठीक हो गया। और हमारे पास है, समझ आ गई है यहाँ तक? जी मैम। अभी हमारे मीटिंग के भी 10 मिनट्स रह गए हैं, तो लास्ट टॉपिक है हमारा, स्लाइड जो है नेक्स्ट टॉपिक की है। यहाँ पर आपका विटामिन B1 खत्म हो गया है, विटामिन B1 की सबको समझ आ गई है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। राइबोफ्लेविन,
राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 भी कहते हैं, ठीक है। राइबोफ्लेविन को क्या कहते हैं? विटामिन B2, ठीक हो गया। तो ये जो है आपकी बुक से मैंने पिक्चर शेयर की हुई है, नजर आ रही है आपको? जी राइबोफ्लेविन मैम आ रही है। हाँ, इट इज अ वाटर सॉल्युबल, इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक हो गया। और ये भी वाटर सॉल्युबल है और इसको विटामिन B2 भी कहते हैं हम, ठीक है। सोर्सेज इसकी क्या है? ठीक है, मीट हो गया, नट हो गया, ठीक है। नट्स कितने हैं? पीनट्स हो गई, बादाम हो गए, ठीक है, पीनट्स मूंगफली हो गई, अखरोट हो गई, ये सारे नट्स हैं। मिल्क है, ड्राई फ्रूट के अंदर जितने भी नट्स सारे, मिल्क है, फिश है और एग, इनसे आपको जो है विटामिन B2 मिलता है, ठीक हो गया। रिकमेंडेड डेली अलाउंस आपका क्या है? इन्फेंट्स के अंदर 0.6 मिलीग्राम इसकी रिक्वायरमेंट है, चिल्ड्रन के अंदर 1 to 1.8 मिलीग्राम रिक्वायरमेंट है और बड़ों के अंदर 1.5 to 2.5। इसको हाईलाइट कर लें, इसको हाईलाइट कर लें, आपके पेपर के लिए बहुत अहम है, ठीक है। अब फंक्शन इसके क्या है? ठीक है, फंक्शन इट आल्सो हेल्प इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। जिस तरह विटामिन B1 मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा था, विटामिन बी जो है, विटामिन B2 भी जो है, ये जो है मेटाबॉलिज्म में बहुत अहम रोल प्ले करता है और प्रोवाइड करता है बॉडी को एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है? ATPs की फॉर्म में, ठीक है। अभी हमने उसमें पढ़ा था, एक ATP से पायरोफॉस्फेट और वो क्या बना था? TPP में कन्वर्ट हो गया था। तो इसमें जो हमारे पास कोएंजाइम है, वो एक जो है कोएंजाइम नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, जब एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं तो इसको हम कोएंजाइम कहते हैं। इसमें है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, नाम लिखे हुए हैं FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। आप बस इनके नाम याद रखें, ठीक है। द एक्टिवेशन ऑफ बोथ कोएंजाइम, और इन दोनों, ये पहले भी जिस तरह हमारे पास थायमीन जो था, ठीक है, वो इनएक्टिव फॉर्म में था। ATPs जो है उसके एडिशन से वो किस में कन्वर्ट हुआ था? एक्टिव फॉर्म में। ये भी, इनको भी ATPs की रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायर्ड होंगे ATPs, और जब इनको ATPs मिलेंगे तो उसके बाद ये क्या होंगे? एक्टिव फॉर्म में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया? समझ आ गई यहाँ तक? ये जी दोबारा मैम, कर दूं? ये रिपीट कर दें फंक्शन। फंक्शन जो है, इट हेल्प इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। पीछे भी हमने ये चीज पढ़ी है कि मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं। और अच्छा, इसके अंदर जो दो कोएंजाइम होंगे, वो एक होता है FAD और एक होता है FMN, ठीक है। और इन दोनों एंजाइम्स को जो है ATPs की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है एक्टिवेशन के लिए, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। जैसे थायमीन को थी, उसी तरह इन दो कोएंजाइम को भी क्या होगी? ATPs की जरूरत होगी और ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, ठीक हो गया। और फिर जो है आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। बस ये यहाँ तक था, इसको इतना समझे। आप समझ आ गई है? जी मैम। ठीक है। अगर कमी हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B2 की, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स, आपके लिप्स के ऊपर जख्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, रफ होना स्टार्ट हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। और आई डिस्टर्बेंस, ठीक है, विजन आपकी आई साइड डिस्टर्ब हो जाएगी, आंखों के अंदर भी जख्म हो जाते हैं। इट मीन्स कि बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है स्किन के ऊपर, जिसकी वजह से आपके लिप्स, आपकी आईज भी अफेक्टेड होती हैं। ड्राइनेस ऑफ आईज, आईज खुश्क भी हो जाती हैं। खुश्क होने की वजह से जो है उनके अंदर जख्म हो जाते हैं और आपकी विजुअल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, देखने की सलाहियत कम हो जाती है, ठीक है। जख्म होंगे आंखों के अंदर तो आपको सही दिखाई तो नहीं देगा ना, ठीक है। आंखें ड्राई जब हो जाएंगी, खुश्की की वजह से, जख्म होने की वजह से आपकी विजन के ऊपर, आपकी आई साइट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? आपके लिप्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन कहते हैं जख्म हो जाते हैं, ठीक है। आपके आईज के अंदर जख्म हो जाते हैं और आपकी जो है देखने की सलाहियत वो भी कम हो जाती है। समझ आ गई है? जी मैम। ये आपके दो विटामिन आज कवर हो गए हैं, विटामिन B2 और विटामिन B1, ठीक है। कोई जी क्वेश्चन मैम। है तो पूछें। कोई क्वेश्चन है? पार्टिसिपेंट आज कितने हैं? आज 7 है।
कम है आज। कहाँ जा रहे हैं आप लोग दिन ब दिन? मैम इसका क्या मतलब है, इम्पेयर थिंकिंग? इम्पेयर थिंकिंग, अभी आप ये उठे हैं मैडम। थिंकिंग जो है इम्पेयर्ड हो जाती है, कंफ्यूज थिंकिंग होगी। आपकी जो सोच है, सोचने का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो जी। इम्पेयर्ड। ये आवाज मेरी दोबारा नहीं, माइक बंद कर दे। ठीक है, तो इम्पेयर्ड थिंकिंग जो होती है, थिंकिंग आपकी अल्टर्ड हो जाएगी, आपका थिंकिंग फिनोमिना जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इट मींस के बंदा बिल्कुल कंफ्यूज होगा, कंफ्यूज स्टेट में होगा। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगी। आप इम्पेयर्ड थिंकिंग के साथ लिख सकते हैं कंफ्यूजन। और कुछ है पूछने के लिए? नहीं मैम, बस। कल मैं आपसे पहले पूछूंगी फिर आगे जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना है ठीक है, इसको, पढ़ लेना है कि क्या क्या पढ़ा था। जहाँ समझ ना आए, कोई कहीं भी समझ ना आए, फिर से मुझसे पूछें, दोबारा से उसको पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा पढ़ा करें। ठीक है, देख ठीक है, लीजिए टॉपिक को। क्लास ऑन होने से, स्टार्ट होने से पहले भी 5-10 मिनट पहले भी आप देख सकते हो, क्योंकि हम बहुत शॉर्ट शॉर्ट जो है टॉपिक कवर करते हैं। ठीक हो गया, तो इस क्लास को फिर आप एंड करते हैं। एंड करते हैं।